हाय एवरीवन, आज हम आइसोमेरिज्म और आईयूपीसी के बेस्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि फ्यूचर 45 सीरीज चल रहा है हमारा। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो डेफिनेटली आपका आइसोमेरिज्म और आईयूपीसी नेमिंग से रिलेटेड जो भी सवाल होने वाले हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। पूरा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। हमारा टारगेट यही होता है कि ऐसे क्वेश्चन हो जिससे हर वैरायटी कवर हो जाए, हर कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए और आपको टाइम भी कम लगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला सवाल हमारे सामने रहा ये। इसमें बोला था कि द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर द सब्सटीट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव विथ द मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H12। ठीक है, C9H12 के लिए बेंजीन का डेरिवेटिव कितने पॉसिबल हैं। तो बेंजीन तो हिंट दे दिया है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने की मतलब ज़रूरत नहीं है। तो हम बना लेते हैं यहाँ पे ऐसे। पहला पॉसिबिलिटी, एक काम करते हैं, बेंजीन बहुत सारे बना लेते हैं, फिर हम उसमें सारे पॉसिबिलिटी लगाते रहेंगे, नहीं तो टाइम जाएगा इसमें। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा बन गया तो हम वो कर लेंगे, पर देख लेते हैं कितने। बस आपको ये देखना होता है जो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है ना, उससे और कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है बेंजीन कंटेनिंग। चलो हम इतना ही रखते हैं, बाकी देखते हैं। तो 6 कार्बन तो यहाँ हो गए, हमें 9 कार्बन करना था, तो एक काम कर लेते हैं, एक कार्बन ऐसे बना लेते हैं, स्ट्रेट ही बनाते हैं पहले। एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन बनेगा, पॉसिबल है हाँ। दूसरा हम क्यूमीन बना लेते हैं, एक ऐसे ऐसे, हाँ ये भी पॉसिबल है। आप देखते जाना, अगर एक्स्ट्रा होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना। ये ऐसी पॉसिबिलिटी है। एक काम कर सकते हैं, ऐसे रखते हैं और एक अपने पास पैरा पे लगा देते हैं। एक ये भी है, मेटा पे भी तो लगा सकते हैं, लगा लो मेटा पे, ये हो गया। और हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ऐसे, और तीनों को हम पास में कर दें। और हम एक ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, ये कर दें। ठीक है, कभी आप कंफ्यूज हुआ करो ना तो सारे जितने दिमाग में आ रहे बना लो। एक और बनेगा, मुझे लग रहा है मेसिटाइलिन बोलते हैं उसको। ऐसे ऐसे और ऐसे। और कोई पॉसिबिलिटी है इससे रिलेटेड? और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसका कोई और ट्रिक नहीं होता है। हाँ, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि कितने डबल बॉन्ड है, कितने ट्रिपल बॉन्ड है। जैसे एक डबल बॉन्ड है तो वहाँ पे एक डी होता है, ट्रिपल बॉन्ड है तो 2, और एक रिंग के लिए 1 होता है। लेकिन यहाँ बेंजीन पहले बोल दिया था, तो बस आपको गेस करना था कितने वैरायटी पॉसिबल हैं। तो टोटल 8 बनेंगे इसमें। ठीक है, ये भी मस्त क्वेश्चन था एकदम। आई होप आपको समझ में आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोल दिया कि इन 3,3 डाई मिथाइल हेग्स, मतलब हेग्स है तो सबसे पहले 6 कार्बन बना लो। हेग्स है तो 6 कार्बन बनाओ, उसके बाद हम इन आइन जो भी लिखा है उसको हम सही करेंगे। 6 कार्बन बना लिया। अब बोला है 3,3 पे डाई मिथाइल है, तो चलो लिख लेते हैं 1 2 3। डाई मिथाइल है तो इस पर हम डाई मिथाइल लगा लेते हैं 3 पे। उसके बाद बोला है 1 पे इन है तो 1 पे इन लगा लेते हैं, डबल बॉन्ड। उसके बाद बोला है 4 पे आइन है, ठीक है 4 पे आइन लगा लेते हैं, 4 था ये, और 4 पे हमने लगा लिया आइन, ट्रिपल बॉन्ड लगा लिया। बस यही तो था ना। अब एक आपको मैं बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, कैसे हिंट नहीं बता देता हूँ। अगर कार्बन हाइड्रोजन होते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ पे आप लिखते हो sp3, डबल बॉन्ड है तो आप लिखते हो sp2, और ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ पे लिखते हो sp। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो सबका निकाल लो। ये डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sp2, ये भी डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sp2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पे हो जाएगा sp3, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सारे सिंगल बॉन्ड है sp3, और इधर भी हो जाएगा sp3, इधर भी हो जाएगा sp3, समझना। और यहाँ दोनों पे अपने पास, ये दोनों पे अपन ने क्या लगा देंगे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो sp, और इधर क्या हो जाएगा sp3। तो काउंट कर लो कितने आ रहे हैं टोटल sp3। तो सबसे पहले क्या बोला है, sp3 काउंट करते हैं। 1 2 3 4, 4 sp3 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए लगा के आगे बढ़ो। ठीक है, अच्छा ये जो ट्रिक बताया हमने, वैसे तो हमें सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर देख के बताना होता है ये सारी चीज़ें। अगर ये 2 आता है तो sp3 आता है तो sp2, और 4 आता है तो sp3 आता है। लेकिन एक चीज़ याद रख लेना, ये जो ट्रिक हमने बताया, अगर डबल बॉन्ड लगातार आता है, यहाँ डबल बॉन्ड है तो sp2 नहीं कर देना, यहाँ पे क्या होता है sp होता है।
रीज़न क्या, वहाँ पे 2 सिग्मा है और लोन पेयर 0 है तो इसलिए sp आता है। ठीक है, बाकी हर जगह आप लगा सकते हो ट्रिक। तो ये रहा सवाल, बढ़िया सवाल था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IUPAC का है। वैसे ये क्वेश्चन JEE के PYQ हैं, हमने JEE के PYQ बनाए थे तो उसमें भी है ये सारे क्वेश्चन JEE में पूछे गए हैं, मतलब कुछ ही क्वेश्चन। अभी तो जो चल रहा है तो JEE के ही थे। तो ये था और ये था। ठीक है, अब इसमें आप अगर कभी ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी देखी हो तो डबल बॉन्ड की ज़्यादा होती है। कोई कहेगा सर OH प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में आता है तो नंबरिंग यहाँ से करो। अगर हम यहाँ से कर भी देते हैं मान लो ऐसे नंबरिंग, तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए हमें मजबूर होकर किधर से नंबरिंग करना पड़ा, इधर से 1 2 3 4 5 6 7। और ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो इसलिए इसको हम सफिक्स में क्या यूज करते हैं, ऑल यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए नाम में क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी। ध्यान से देखना, 4 हाइड्रोक्सी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो प्रिंसिपल है ना, तो उसको हम 4 हाइड्रोक्सी नहीं, ऑल यूज होगा एज ए सफिक्स। तो पूरा कितना हो जाएगा, हेप्ट 7 कार्बन है तो हेप्ट, 1 पे डबल बॉन्ड है तो इन, 6 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, और 4 पे ऑल हो जाएगा, है ना। यही एक ऑप्शन बचता है अकॉर्डिंग टू बेस्ट, तो ये हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे अगर आपको IUPAC नेमिंग करना है तो सबसे पहले आपको नंबरिंग करना आना चाहिए। नंबरिंग कैसे करेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, देखो ये वाला जो होता है, मैं इधर लिखता हूँ, ये वाला जो होता है ये क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको हम इधर से बना के आपको करते हैं, ध्यान से देख। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है, तो हम एक, अब यहाँ से नहीं करोगे नंबरिंग, ठीक है, वो अंडरस्टूड। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगाए तो हम बेंजीन से ही स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। इधर क्यों है, क्योंकि लोवेस्ट लोकिन रूल के अकॉर्डिंग 2 पे ही ब्रांच था, यहाँ पे 3 पे था, तो लोवेस्ट नंबर को देखते हैं। ये हो गया। अब जैसे ही आपने ये कर लिया तो देखो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 3 ब्रोमो पहले आएगा, B पहले आता है ना, 3 ब्रोमो, और उसके बाद आपको गिवन है 2 पे हाइड्रोक्सी। अब ऑल नहीं बोलोगे इसे, जब एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज होता है तो उसे हाइड्रोक्सी बोलते हैं। 2 हाइड्रोक्सी और 5 नाइट्रो बेंजोइक। बेंजोइक क्यों बोले, क्योंकि प्रिंसिपल कार्बोक्सिलिक एसिड है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, इसलिए ओइक एसिड उसके नाम में लगा दिए बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें अगर हम करेंगे तो फिर से वही नंबरिंग करना है, OH ही इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो इधर कर लो 1 2 3 4 5, ये हो गया। तो साफ साफ दिख रहा है 4 इथाइल साइक्लोपेन 2 इन 1 ऑल, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था। हाँ, ये वाला देख लेते हैं, इसमें क्या बोला है। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चन हमने JEE वाले में भी ले लिया है, शुरू के, है ना, JEE के PYQ थे तो हमने JEE वाले में भी ले लिया, तो कुछ क्वेश्चन मैचिंग थे, है ना, वही टॉप 50 आएगा तो उसमें भी है, तो आप देख लेना उसको भी। इसमें बोला है हाउ मेनी 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन गिवन फॉलोइंग कंपाउंड। 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम, तो कार्बन कार्बन पहले बना लो आप, जहाँ पे आपको कार्बन दिख रहे हैं, और फिर आप देखो जो कार्बन की डिग्री होती है वही हाइड्रोजन की डिग्री होती है। तो यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन लगे हुए हैं ना सब में, मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ। तो ये कार्बन देखो, बेसिकली ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से, 1 2 डायरेक्टली, तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। जो इसकी डिग्री है वही इसकी हाइड्रोजन की भी हो जाएगी, तो ऐसे आप सभी निकाल लो। तो यहाँ भी ये 2 डिग्री है, यहाँ भी ये 2 डिग्री है, और यहाँ पर भी ये 2 डिग्री है। ये वाले 2 डिग्री तो नहीं है, ठीक है, ये वाला अपने पास 3 डिग्री है, और ये कितने डिग्री है, 2 डिग्री 2 डिग्री, और ये भी अपने पास 2 डिग्री है। तो 7 हाइड्रोजन है जो कि क्या है भाई, 2 डिग्री है। ठीक है, आप इसको निकाल लेना। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला भी इजी ही क्वेश्चन है, JEE का ही PYQ पूछा गया था। तो यहाँ पे हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे, क्योंकि देखो, तो यहाँ पे नंबरिंग आप इधर से करने वाले हो 1 2 3 4, क्योंकि इधर से अपने पास ये भी आ गया, सब्स्टिट्यूएंट भी आ गया एक, और डबल बॉन्ड भी आ गया। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 1 ब्रोमो, इसको बोलेंगे 1 ब्रोमो, और 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट, और 2 इन हो जाएगा, 2 इन। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन होमोलोगस सीरीज़, देखो इन होमोलोगस सीरीज़, जैसे मान लो हमारे पास एल्केन है, हमने CH4 लिया, और दूसरा हमने क्या लिया है,
C2H6 लिया है। तो ये दोनों जो हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला देख पा रहे हो आप, एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का डिफरेंट आ रहा है, लेकिन इनका अगर जनरल फार्मूला हम देखेंगे तो दोनों का एल्केन ही है, एल्केन ही है ना, होमोलॉगस सीरीज जिसमें CH2 का डिफरेंस हो, CH2 का। तो इसका भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होता है, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, ठीक है। ये होता है होमोलॉगस सीरीज और CH2 का डिफरेंस होता है। इसमें अगर हम देखेंगे, इसमें आप नंबरिंग करो यहाँ से, तो कहाँ से नंबरिंग करना सही रहेगा, लॉन्गेस्ट भी है और ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी है। तो 1 2 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो कोई है नहीं, 4 5 6 यही पॉसिबिलिटी है। तो और इधर से क्यों नहीं किए, इधर से करते तो 1 2 पे यहाँ भी ब्रांच, 2 यहाँ पे भी ब्रांच, लेकिन यहाँ पे 3 पे कुछ नहीं था, इधर से जा रहा है 3 पे ब्रांच आ रहा है, तो इसलिए हमने इधर से प्रीफर किया। तो ये हो जाएगा 5 ब्रोमो और हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल और पेरेंट चेन में 6 कार्बन है, एक सारे सिंगल बॉन्ड है, हेक्सेन। ऑप्शन नंबर मैच आप कर लो कौन सा हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखते हैं, तो देखो यहाँ पे अपने पास ये नेमिंग कैसे हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे OH है, यहाँ पर भी एक OH है, हमने ऐसे कर लिया तो सो दैट थोड़ा सा स्पेस रहे अपने पास लिखने का। तो नंबरिंग कर लो 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3 हो गया। अब प्रोपेन, सबसे पहले आप लिखो प्रोपेन और उसके बाद 1 2 3 ट्राई, और OH के लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं, ऑल, ट्राई ऑल। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बता देना चाहता हूँ, अगर मान लो यहीं पे कार्बोक्सिलिक एसिड होता, अगर यही हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लेता तो यहाँ पे ओइक एसिड आप नहीं बोलते, ये कुछ स्पेशल नेमिंग यूज होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाता, प्रोपेन 1 2 3, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बोलते, प्रोपेनोइक एसिड नहीं बोले, यहाँ पे हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते, डायरेक्ट इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते, ऐसे एल्डिहाइड में कार्बल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने पढ़ा है, आपको समझ में आ जाएगा बेसिक IUPAC में अगर आप देखोगे लेक्चर हमारा तो। और यहाँ पे ये वाला अगर आप नेमिंग करोगे CHO है, और CHO डेफिनेटली यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का काम करने वाला है। तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 हो गया, तो 3 पे ब्रोमो हो जाएगा, 3 ब्रोमो और 2 पे मिथाइल लगाए, देखो 2 पे मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा, पेंटेन अल हो जाएगा। एल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं, अल करते हैं जब वो एज ए प्रिंसिपल यूज हो, और एक वॉवेल को आप कट कर दोगे, 2 आ रहे हैं लगातार तो एक को कट कर दो, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप लोग जो भी नए लोग हैं, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अभी जो रिसेंट में नीट 2026 का जो पेपर हुआ है, हमने विदिन 2 मंथ जो पढ़ाया था 100% वही पैटर्न फॉर्मेट आया था, और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा हमने 2025 में भी करके दिखाया था, और हमने पहले बोला था कि यही होगा। पूरा वीडियो मैं दे दूंगा, आप जाके एक बार वेरीफाई कर लेना, पूरा का पूरा, एक बार नहीं, हमने 3 बार क्वेश्चन वो कराए हैं ये विदिन 2 मंथ में। पहले ही बोला था जो 5 स्टेप स्टडी फॉलो करेगा क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा, और फिर मैं बोल रहा हूँ थर्ड टाइम भी मैं मैच करा दूंगा पूरा, जो अगर हमारा फॉलो करेगा ये लेक्चर। 5 स्टेप स्टडी क्या था मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला स्टेप था क्लासिक वन शॉट। क्लासिक वन शॉट क्या था, एक ऐसा वन शॉट होता है जिसमें मतलब जिसे करने के बाद आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होता, सारे एक्सेप्शन, सारे NCERT के पॉइंट, सारे 3-4 किताबों को मिक्स करके बनाया जाता है, टाइम भी कम लगता है, ऐसा नहीं मैराथन क्लास 10-12 घंटे, मैक्सिमम 2-3 घंटे के होते हैं और पूरी की पूरी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो ऐसे सारे चैप्टर के हमने क्लासिक वन शॉट करा दिए हैं। ये GOC का है, अगर आपको ऑर्गेनिक से डर लगता है तो आप हमारे लेक्चर ज़रूर देखना, GOC जाके देखना, फिर कोई भी चैप्टर आप देखना, सब समझ में आएगा, ठीक है। ये है भाई, तो ये क्लासिक वन शॉट में सारे वैरायटी प्रॉब्लम एग्जाम्पल भी होते हैं, थियरी भी होते हैं, तो इसे करने के बाद ऑलमोस्ट आप सारे प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर सकते हो। पर अभी आपके पास ये टाइम नहीं है, अगर आपको थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो क्लासिक वन शॉट को स्किप कर दो, आप दूसरा स्टेप हमारा था उसे फॉलो करो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है सबके लिए। सुपर 45 ये है हमारा सुपर 45, एक ऐसा 45 क्वेश्चन जो सारी वैरायटी चैप्टर के जितने पॉसिबिलिटी होते हैं ऑलमोस्ट कवर्ड होते हैं,
और वो भी थोड़े हल्के फुल्के एक्सप्लेनेशन नहीं, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है। तो अगर आप ये देखते हो तो ये सबसे बेस्ट है। इससे क्वेश्चन भी कवर होता है, थियरी भी कवर होता है, एनसीईआरटी एक्सेप्शन सारे वैरायटी भी कवर हो जाते हैं और टाइम भी कम लगता है। तो अगर आपको थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप इसे सब देखना, मज़ा ना आ जाए तो आप कहना। क्वेश्चन जो आएंगे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन सुपर 45 से होते हैं, मेजॉरिटी 90%। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर का ये भी है, लिंक यूट्यूब में हमारी प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप जाके इसे सब देख सकते हो। थर्ड स्टेप था 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज, जो लास्ट ईयर हमने कराया था नीट के लिए, वो आपको देखना है। फोर्थ स्टेप संडे स्पेशल टेस्ट, जो कि हम 200 रुपीज़ लेके है ना मेंटरशिप देते थे, सो दैट स्टूडेंट को कहीं गुमराह ना किया जाए। और जो स्टूडेंट पैसे नहीं दे देते उनको फ्री में दे देते थे, मतलब जेन्युइनली जिनके पास नहीं था, पर ऐसा आप झूठ नहीं बोलना, ठीक है। तो उसमें हमने पूरा टेस्ट कंडक्ट कराया चैप्टर वाइज, जिसमें 50% से ज़्यादा प्रॉब्लम जेईई के होते थे, पूरा हो गया। और अभी वो बंद भी हो चुका है, लेकिन आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसमें PDF सारे मिल जाएंगे, 5 स्टेप स्टडी और भी, ठीक है। और जो 5th स्टेप था वो हमारा गेस्ट पेपर था। ये है गेस्ट पेपर आपका, एक बेहतरीन लेवल का गेस्ट पेपर, पूरी केमिस्ट्री से जो गेस्ट पेपर आता है, एक बेहतरीन लेवल का गेस्ट पेपर हमने बनाया। जिसको भी अगर ये देखना है तो ये भी प्लेलिस्ट में आप इसको देख सकते हो। अब आया रीनीट, जैसे ही रीनीट आया उसमें हमने क्या किया, फिर से हमने यूट्यूब वाले बच्चों के लिए फ्यूचर 45 सीरीज़ लॉन्च किया, और हम 10 स्टेप आगे चल रहे हैं, ठीक है। और 37 PYQ ये सब हमने लास्ट ईयर करा दिया, पूरा प्लेलिस्ट में है, उसके पीछे मत भागो, ये सब देखो, इसको सबसे बेस्ट यही है। ये है फ्यूचर 45 सीरीज, जो कि आप देख ही रहे हो। तो आपको अभी सबसे टॉप प्रायोरिटी पे क्या रखना है, अगर रखना भी है टॉप प्रायोरिटी पे, मैं बता दूं तो आपको सुपर 45, उसके बाद गेस्ट पेपर, और उसके बाद टाइम रहा तो फ्यूचर 45 देख लेना। बस ये 3 चीज़ आप टॉप प्रायोरिटी पे रख लो, जो लोग लेट मान लो देख रहे हो। और किसी को अगर प्राइवेट क्लास ज्वाइन करना है, प्राइवेट क्लास में हम NCERT एग्जाम्पलर, NCERT बेस्ड पूरा स्पेशल टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक आपको मॉर्निंग में टास्क दिया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें क्रीम कॉन्सेप्ट चल रहा है। क्रीम कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे अभी क्लासिक 1 शॉट देखो तो 3-4 घंटे का लेक्चर है, 2-3 घंटे का, तो उतना टाइम नहीं है। तो क्रीम कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें हर चैप्टर का जो कोर पॉइंट है ना, एकदम मोस्ट एक्सपेक्टेड थियरी क्वेश्चन हम वही ले रहे हैं। वीडियो 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होता, तो एवरेज 30 मिनट, ठीक है। तो उसमें हर चैप्टर पूरा ऑलमोस्ट 8-9 चैप्टर कंप्लीट है, 2-4 चैप्टर रह गए वो भी कंप्लीटेड है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर लो, पर्सनली मैसेज करो मुझे आशुतोष, वो लिंक वो ग्रुप मतलब डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उसमें ज्वाइन कर लो। मोर देन 1000 पीपल ऑलरेडी हैं, ठीक है। आप उसमें ज्वाइन करके मुझे एडमिन को मैसेज करना, बॉबी सर भी एडमिन है लेकिन वो फ्री नहीं है, तो मुझे आप मैसेज करना आशुतोष, मैं आपको उसमें लिंक, प्राइवेट लिंक भेजता हूँ, है ना, ग्रुप में ऐड कर दूँगा, और सब कुछ आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हो एक जेन्युइन ऑथेंटिक कंटेंट चाहते हो और अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो आप इधर उधर मत भटको, कहीं भी कंपेयर कर लो आप, ठीक है। और आप मुझ पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, अगर आपको लगता है पहले कंटेंट देखो, फिर आप जाके मुझे भरोसा करो। और 2027 के लिए जो प्रिपेयर करना चाहते हो वो तो पहले ही इन्फॉर्म करके रखो, क्योंकि सीट फुल हो जाएगी तो मैं आपको नहीं लूँगा। तो अगर आपको सच में प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप इन्फॉर्म कर देना, नाम नोट करके लिख लूँगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आइए इसको। अब इसमें अगर हमें लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो डेफिनेटली इसको सबसे प्रिंसिपल मानेंगे, 1 2 3 4 और क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 2,3 पे क्या लिखा है, मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल। और अगर ये कार्बन जो होता है एल्डिहाइड या कार्बोनिल वाला इंक्लूडेड है नंबरिंग में, तो उसको ऑक्सो बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा 4 ऑक्सो, और क्या हो जाएगा पेंट, पैरेंचन में पेंट, और 2 इन और 1 ओइक एसिड। सिंपल, मैच करा लो ऑप्शन, इजी था ये तो। अब ये वाला देखते हैं। अब इसमें अगर हम करेंगे तो इसमें आप नंबरिंग करो, कहाँ से नंबरिंग आप करोगे, तो देखो इसमें जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आता है वो अल्कोहल आता है, ठीक है, और साइनाइड भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, अब ध्यान से देखो। तो इसमें साइनाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, सबसे पहले आप ध्यान देखो, साइनाइड का OH से ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे तो हम 1 2 3 4 5 6 इस पे जाएंगे। अगर नंबरिंग करेंगे तो ब्रोमीन तो पहले आएगा, है ना, लोएस्ट लोकेन के अकॉर्डिंग। तो जो नेमिंग हो जाएगा वो हो जाएगा 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी
5 हाइड्रोक्सी, ऑल नहीं बोलना है यहाँ पे, 5 हाइड्रोक्सी बेंजो नाइट्राइल हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अपने पास ये, यहाँ पे अगर आप नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो OH तो अब कोई है नहीं इसके कंपटीशन में, तो यही प्रिंसिपल हुआ। तो आप इसको अगर नेमिंग कर लोगे तो 3,3 डाई मिथाइल, 3,3 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल, और उसके बाद क्या हो जाएगा साइक्लो 1 पे लिखो, साइक्लो हेक्सेन 1 ऑल, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 साइक्लो हेक्सेनॉल, ये भी करेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, अब इसमें आप कहाँ से करोगे नेमिंग, तो इसमें प्रिंसिपल प्रायोरिटी किसको दोगे, एल्डिहाइड को दोगे, डेफिनेटली वो होता है, आपको प्रायोरिटी ऑर्डर याद होना चाहिए, 4 5 6। तो क्या हो जाएगा 2 पे इसको बोलेंगे मिथॉक्सी, ये क्या हो जाएगा मिथॉक्सी। एल्कॉक्सी होता है ना, OCH3 या OR है, तो 2 पे एक कार्बन है तो 2 मिथॉक्सी, और ये क्या हो जाएगा 4 नाइट्रो, 2 मिथॉक्सी 4 नाइट्रो, और ये क्या हो जाएगा बेंजल डिहाइड। ठीक, तो ये ऑप्शन बड़े इजी हैं, बस आपको थोड़ा प्रायोरिटी वगैरह याद हो तो बहुत सिंपली हो जाते हैं ये वाले। अब इसको मैं यहीं नंबरिंग कर देता हूँ। तो अगर आप इसको नंबरिंग करोगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसको 1 दे दो, और ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज हो रहा है। तो जब भी आपके पास एस्टर होता है ना, मैं इधर लिखता हूँ आपको Cl C डबल बॉन्ड O और O, और यहाँ पे क्या है C2H5, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इथाइल। तो ये क्या हो जाएगा इथाइल, और ये एक है इथाइल, और इसको आप यूज करो इथाइल क्लोरो, ऐसे ही लिखेंगे जब आएगा, पहले इसको जो O से अटैच हो फिर इसको इथाइल क्लोरो, और एक कार्बन है तो मेथे एल्केनोएट होता है तो मेथेनोएट हो जाएगा एस्टर के लिए। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, देख लो। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, तो ये वाला भी, तो यहाँ पे नंबरिंग आप कहाँ से करोगे, तो देखो यहाँ पे अब कोई भी लीडर नहीं है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो आपको लोवेस्ट लोकेन रूल देखो बाकी चीज़ें। तो हम यहाँ से अगर न करते हैं 1 2 3 4 5 6, उधर क्यों गए, क्योंकि उधर 2 पे ब्रांच है और इधर पे 3 पे ब्रांच, तो इसलिए लोवेस्ट लोकेन रूल। तो बस हम इसको लिख लेंगे, तो 1 पे क्या है क्लोरो है, अब यहाँ पे कोई प्रिंसिपल नहीं, 1 क्लोरो, और 2 पे क्या है मिथॉक्सी है, 2 मिथॉक्सी, और ये 5 नाइट्रो बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट आप देख लेते हैं, नेक्स्ट ये वाला है, तो अब इसमें तो करना पड़ेगा मुझे, आई होप आप ये तो कर ही पाओ क्योंकि बहुत ही इजी है। और ये ऐसे है, और यहाँ पे CN लगा हुआ है, ऐसा लगा लो, और CHO, डेफिनेटली CHO प्रिंसिपल है, तो यहाँ से हम किधर करेंगे, CHO भी है और साइनाइड भी है, तो इधर से आप करोगे, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज होता है, तो उसको फॉर्माइल बोलते हैं। तो 2 फॉर्माइल 5 मिथाइल 2 फॉर्माइल 5 मिथाइल हेप्ट, और क्या हो जाएगा 3 in 1 नाइट्राइल। ठीक है, उसको नाइट्राइल बोलेंगे जब एज ए प्रिंसिपल यूज होता है। तो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, देख लो ऑप्शन में है ना। डाइहेड्रल एंगल, अब देखते हैं डाइहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ एथेन। तो इथेन बनाओ सबसे पहले CH3। अब आपको कन्फर्मर बनाना आना चाहिए। ये होता है फ्रंट कार्बन, ये होता है बैक कार्बन। फ्रंट कार्बन को लिखते हैं डैश से और बैक कार्बन को लिखते हैं ऐसे सर्कल से। तो हम एक काम करते हैं, बनाते हैं कन्फर्मेशन। तो वही फ्रंट कार्बन है, तो हम ऐसे हमेशा मर्सिडीज जैसा साइन एक बनाएंगे, ये फ्रंट है, और बैक को हमने ऐसे सर्कल से बना दिया है। तो फ्रंट वाले में कितने 3 हाइड्रोजन है, ये लगा दिया हाइड्रोजन, और बैक वाले में भी 3 हाइड्रोजन थे, तो उसको भी हमने ऐसे यहाँ से रिप्रेजेंट कर दिया, ऐसे एक के पीछे एक लगा दिया, बैक कार्बन से अटैच। ठीक है, ये वाला जो होता है, ये वाला स्ट्रक्चर जो आप अभी देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म। जब एक के पीछे एक बनाते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं इक्लिप्स्ड।
और ये जो हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल है इसी को बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। ये कितना है, 0 है। तो इक्लिप्स फॉर्म में डाईहेड्रल एंगल 0 है। और ये स्टेरिक हिंड्रेंस देखो आपस में बहुत ज़्यादा स्टेरिक बढ़ रहा है, स्टेरिक इंक्रीज हो जा रहा है। तो स्टेबिलिटी क्या होगा इनका, सबसे डिक्रीज हो जाएगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। और स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब अगर इसको मान लो हमने 60 डिग्री रोटेट किया, ध्यान से देखना 60 डिग्री, मतलब ये वाला बैग वाला हाइड्रोजन इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा 60, ऐसे ये वाला इधर जाएगा 60 पे रोटेट करने पे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अपने पास ऐसे है और हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं यहाँ पे जब ये हमने 60 डिग्री रोटेट कर दिए ना, तो ये वाला जो फॉर्म आया इसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड। 60 रोटेट करने के बाद जो स्ट्रक्चर आता है उसे स्टैगर्ड बोलते हैं। और यहाँ पे जो डाईहेड्रल एंगल होता है थीटा, वो कितना होता है, 60 डिग्री होता है। और ये वाला कहीं ना कहीं थोड़ा स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो बोला है मोस्ट लीस्ट स्टेबल में, तो कितना हो जाएगा, फिर तो 0 हो जाएगा लीस्ट स्टेबल वाले में, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा भाई कन्फर्मेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है इसमें। बोला है द आइसोमेरिक ड्यूटेरेटेड ब्रोमाइड विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला इतना हैविंग 2 कायरल सेंटर। तो अच्छा 2 कायरल सेंटर होना चाहिए। कायरल सेंटर मतलब एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होना चाहिए। तो चलो ए वाले को बनाते हैं 2 ब्रोमो 2 ड्यूटो। तो 1 2 3 4 और 2 पे क्या लगा है, ड्यूटेरियम और ब्रोमो। कायरल तो हम बाद में देखेंगे, पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। दूसरा है C और 1 पे ड्यूटेरियम है और ये है। ठीक है, और C वाला भी बना लेते हैं। C पे ऐसे और ब्रोमीन और यहाँ पे ड्यूटेरियम है। IUPAC नेमिंग सबको आता है। तो कायरल यहाँ पे दिख रहा है, हाँ मुझे दिख रहा है, ये कायरल सेंटर है, 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है कायरल सेंटर। और कायरल दिख रहा है आपको कहीं पे, नहीं कहीं पे कायरल नहीं दिख रहा है, ये सब सेम हो जा रहे हैं इसमें दिख रहा है, हाँ ये कायरल सेंटर है, H 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है। देखो 1 2 3 और ये 4, ऐसे यहाँ पे 2 कायरल सेंटर है, यहाँ पे 2 कायरल सेंटर है। तो बस यही बोला था 2 कायरल सेंटर किसमें, ऑप्शन नंबर C में, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेर आर पॉसिबल फ्रॉम। तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हैं। तो बेसिकली अगर इसमें हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल सेंटर, आप देखो इसमें तो हम बना लेते हैं। एक डबल बॉन्ड के कारण GI हो रहा है, हाँ जितने डबल बॉन्ड के कारण GI हो रहा है वो ज्योमेट्रिकल सेंटर हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू साफ साफ दिख रही 2, आप चाहे तो देख लो, इसके कारण भी GI हो रहा है, इसके कारण भी GI हो रहा है। ठीक है, अब GI अगर आपको नहीं आता तो वो हमारा लेक्चर आप जाके देख लो। और ये मॉलिक्यूल डेफिनेटली अनसिमेट्रिकल है। देखो अगर इसको हम ऐसे देखें तो इधर कुछ और दिख रहा है, इधर कुछ और, तो ये अनसिमेट्रिकल है। और अनसिमेट्रिकल के केस में जो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है वो होता है 2 to the power n होता है। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर है 2 और 2 to the power n इक्वल टू हो जाएगा 4। सिंपल। अगर मान लो सिमेट्रिकल होता है, वहाँ पे अगर सिमेट्रिकल होता है तो उस केस में GI जो होता है वो हो जाता है 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power p-1। लेकिन अगर मान लो n जो है वो ऑड है तो हमारे पास p जो होता है वो हो जाता है n+1/2। लेकिन अगर मान लो n इवन है तो हमारे पास जो p होता है वो हो जाता है n/2। सिंपल। तो ये सिमेट्रिकल वाला भी फॉर्मूला लिख दिया, आपको ये काम आएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं। इसमें क्या बोला है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसमें भी GI ही पूछा है, एक बार हम इसको बना के देख लेते हैं। C और यहाँ पे C और ये C हो जाएगा C। तो यहाँ पे हमारे पास कितने ज्योमेट्रिकल सेंटर हैं, एक डबल बॉन्ड इसके कारण है GI, इसके कारण GI है नहीं, इसके कारण GI नहीं है। तो और ये अनसिमेट्रिकल भी है, साफ साफ दिख रहा है, कहीं से सिमेट्री नहीं दिख रही है। कभी भी सिमेट्री देखने में प्रॉब्लम हो तो आप लेफ़्ट से चलो, राइट से चलो, और देखो अलग अलग इन्वायरमेंट मिल गया, अलग अलग एटम मिल गए तो अनसिमेट्रिकल है। तो यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप निकालोगे 2 to the power n और क्या हो जाएगा 2 to the power 1, आंसर 2 आ जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला था विच वन ऑफ विल बी ऑप्टिकल एक्टिव। तो देखो ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट होना चाहिए और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी अब्सेंट होना चाहिए। और अगर वन कायरल सेंटर है, एक इसको स्टार करके लिखना, अगर वन कायरल सेंटर है, केवल ओनली वन, ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कायरल सेंटर है क्या, तो इसमें कायरल दिख रहा है। हाँ, कायरल मतलब क्या होता है, कायरल सेंटर मतलब एक एटम है कोई जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है, तो उसको बोलते हैं हम कायरल सेंटर बोलते हैं। ठीक है। तो कायरल मिल गया पहला, ये तो ऑप्टिकल एक्टिव है, एक ही कायरल सेंटर है, बाकी आपको आगे जाने की ज़रूरत थी ही नहीं। इसमें देख लेते हैं, इसमें हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर आर पॉसिबल। तो देखो स्टीरियो आइसोमर अगर मैं बोलूँ मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, क्या बोलें, अगर अनसिमेट्रिकल है तो जो स्टीरियो आइसोमर होता है वो सेम होता है 2 टू द पावर n। अब n क्या होता है, n होता है स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर में क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल सेंटर भी आ जाता है और ऑप्टिकल सेंटर भी आ जाता है, मतलब कायरल कार्बन। तो यहाँ पे टोटल कितने आप देखो जो सेंटर हैं, कितने ऐसे सेंटर आपको दिख रहे हैं, एक सेंटर, 2 कायरल, 3 4 5 6, और ये अपने पास ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी हो रहा है। तो टोटल n की वैल्यू अगर देखोगे आप तो कितने हैं, 7 है। और मॉलिक्यूल डेफिनेटली अनसिमेट्रिकल है, कहीं से सिमेट्री नहीं दिख रही है, तो जो स्टीरियो आइसोमर हो जाएगा वो 2 टू द पावर 7 हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, 1 to 8 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कहीं से भी सिमेट्री नहीं दिख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये बोला है कि ये चेन आइसोमर है, कौन सा आइसोमर है, तो अगर मैं देख पा रहा हूँ इसमें साफ साफ, तो पेरेंट चेन अलग है इसमें। देखो इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 और इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4। ठीक है। तो अगर पेरेंट चेन ही अलग होता है तो वो चेन आइसोमर होता है। पेरेंट चेन क्या है, पेरेंट चेन अगर डिफ़र कर रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या होता है, वो चेन आइसोमर होता है। तो बस यहाँ पे चेन आइसोमर हो जाएगा। चाहे तो आप AB रूल भी लगा के देख सकते हो, जो कि मैंने आइसोमेरिज्म में डिफाइन किया है। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, इसके लिए कितने स्ट्रक्चरल पॉसिबल है। मस्त क्वेश्चन है ये, अभी क्वेश्चन मिला थोड़ा ज़ोरदार। तो सबसे पहले आप इसमें ये पता करो डबल बॉन्ड और रिंग है क्या, ये कैसे पता करोगे। तो इसके लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते हैं। आप फार्मूला अगर पता है तो आप निकाल लो, नहीं पता है तो मैं तो ऐसे निकालता हूँ। कितने कार्बन है, 5, मल्टीप्लाई कर लो 2 से, प्लस 2 ऐड कर लो, जितने हाइड्रोजन हो माइनस करो, लेकिन अगर हाइड्रोजन है तो उसको भी हाइड्रोजन मान लो, तो टोटल 12 हो जाएगा और डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे DU जो आ गया वो 0 है, मतलब 0 ये बता रहा है कि ना तो डबल बॉन्ड है, ना ट्रिपल बॉन्ड है और ना ही रिंग है, मतलब आपको सारे सिंगल बॉन्ड वाले बना लेने हैं। 0 मतलब यही है इंडिकेशन। अब बना लो, अब तो आपको आइडिया लग ही गया। तो अब इसमें बनाते हैं, कितने पॉसिबल है। पहली पॉसिबिलिटी C, 5 कार्बन था, C एक सिंगल वाला बना लेते हैं, स्ट्रेट, ये हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो गया। तीसरी पॉसिबिलिटी CCCl CC। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी CCl और CCC हो जाएगा। और कौन सी पॉसिबिलिटी, देखो जो आपको समझ आ रहा है बना लो, बाकी अगर कोई सेम रहा तो उसको एक बार काउंट करेंगे। CC और मुझे जो दिख रहा है ये होगा, और एक आग है, हाँ ये वाला भी है। अगर हम ऐसे करें, और कोई मुझे हम नहीं दिख रही पॉसिबिलिटी। 3 और ठीक है, 3 ये हो गए और 4 3 7। एक और दिख रहा है क्या, एक और बनाते हैं। CL CCC दोबारा तो नहीं बन गया है, नहीं ये वाला नहीं बना है दोबारा, आई होप नहीं बना, हाँ नहीं बना। टोटल 8 है। टोटल कितने हैं, 3 2 5 और 5 3 8, 8 आंसर आएगा भाई, यही है 8। तो इसमें आपको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको बना के ही देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे आइडिया लग गया। नेक्स्ट है द स्टेबल कन्फर्मर। तो ऐसे में स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, देखो जितना ज़्यादा बल्की ग्रुप, अगर आपको चेयर फॉर्म गिवन है तो बल्की ग्रुप अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं तो वो स्टेबल होगा, सीधी बात है।
ठीक है। अब यहाँ पे आप इक्वेटोरियल वाला देख, अच्छा आपको एक्सियल इक्वेटोरियल देखना भी आना चाहिए, तो मैं एक बार बना ही देता हूँ। एक्सियल और इक्वेटोरियल किसको बोलते हैं? ये चेयर फॉर्म है साइक्लोहेक्सेन का, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। सब लगा लेते हैं ऊपर और यहाँ पे नीचे, यहाँ पर भी ऊपर और ये नीचे, ये ऊपर और ये नीचे, ये अपने पास है ऊपर और ये है नीचे, ये है ऊपर और ये है नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सियल इक्वेटोरियल, ये फिक्स है इनका नाम, एक्सियल इक्वेटोरियल, और ये इक्वेटोरियल ये एक्सियल होता है, ये इक्वेटोरियल ये एक्सियल होता है, ये एक्सियल इक्वेटोरियल और ये इक्वेटोरियल ये एक्सियल। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो सब हम देखते हैं, ये कैसा है? ये इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, ये भी इक्वेटोरियल है और ये एक्सियल है। और यहाँ पे तो भाई ये अच्छा है, ये 1,3 डाई 1 2 3, यहाँ पे 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन होता है। और कभी ये हो जाए ना 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन, तो वहाँ पे हमेशा स्टेबिलिटी घट जाती है। स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे देखो ये एक्सियल है, ये एक्सियल है, तो जहाँ पे इक्वेटोरियल वाला हो जाएगा ज़्यादा स्टेबल, ये वाला स्टेबल हो गया, ठीक है। सी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला था कि विच ऑफ फॉलोइंग आर मेजो कंपाउंड। तो मेजो होने के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए। मेजो होने के लिए 2 कंडीशन, पहली मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री मस्ट बी देयर और देयर मस्ट बी 2 कायरल सेंटर, एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर होना चाहिए। तो अभी इसमें कहाँ पे दिख रहा है आपको? देखो ये मेजो प्लेन ऑफ सिमेट्री ही नहीं है, इसमें पीओएस नहीं है, ऊपर वाला अलग है, नीचे है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होना चाहिए। इसमें भी पीओएस नहीं है भाई, पीओएस नहीं है। हाँ इसमें पीओएस है, साफ साफ दिख रहा है। अगर हम इसको ऐसे कट कर दें तो यस प्लेन ऑफ सिमेट्री है और 2 कायरल सेंटर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 3rd सही हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट, अब ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि कौन सा फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है, चेयर, ट्विस्ट बोर्ड, बोट। तो देखो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, स्टेबिलिटी वो होता है चेयर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर ट्विस्ट बोर्ड, फिर बोट और फिर हाफ चेयर। और जब पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाए तो जस्ट रिवर्स कर देना, जस्ट रिवर्स कर देना, ठीक है। ये होता है पोटेंशियल एनर्जी, तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता रहता है। हाफ चेयर की पोटेंशियल एनर्जी क्या बोले? लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर, तो डेफिनेटली हाफ चेयर जो होगा लीस्ट स्टेबल होगा। ये वाला देखते हैं। अब इसमें हमसे पूछा है कि आरईएस नेमिंग बताना। आरईएस नेमिंग हमेशा कायरल सेंटर पे बताते हैं, ठीक है। तो Cl है, H है और यहाँ पे H है और ये Cl है, ठीक। अब इसको देखते हैं, कायरल से नंबरिंग कर लो 1 2 3 4, क्योंकि वो नेम लिख के गिवन है। तो अब हम कायरल सेंटर यहाँ पे कहाँ दिख रहा है? ये कायरल सेंटर है। प्रायोरिटी आप डिसाइड कर लो, प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो इस सेंटर से डायरेक्टली अटैच ग्रुप देखो, क्लोरीन, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा 1। उसके बाद ये वाला पूरा ग्रुप हमारे पास सेकेंड हो जाएगा, है ना। उसके बाद 3rd और ये 4th हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 1 2 ऐसे चलना पड़ रहा है। ये क्या दिख रहा है? क्लॉकवाइज दिख रहा है। क्लॉकवाइज दिख रहा है तो उसको हम बोलते हैं R, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल होता है तो जो दिखता होता है उसे नहीं बोलते, वो न होके क्या हो जाएगा? S। अगर हाइड्रोजन वर्टिकल होता तो जो दिख रहा है वही हो जाता, ठीक है। तो ये S हो जाएगा, सिंपल। ऐसे ही हम यहाँ पर भी निकाल लेंगे। अब दूसरे एम पे तो यहाँ पर भी हम नेमिंग करेंगे। ये अपने पास हो जाएगा 1, ये हो जाएगा, ऊपर हम चले गए, ये पूरा अपने पास हो गया 2 और ये 3 हो गया, ये 4। यहाँ भी हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल है तो ये क्या दिख रहा है? R दिख रहा है। क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं? R बोलते हैं, लेकिन R ना होके क्या हो जाएगा? S हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पे आ गया S और 3 पे आ गया R। 2 पे आ गया S और नहीं S हो जाएगा, 3 पे भी S हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ? 2 पे हो गया R ना होके 3 पर भी क्या हो जाएगा? S हो जाएगा, तो 2S। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये रहा, तो बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। इसमें देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक्सहिबिटेड बाय। तो देखो अगर एल्कीन है तो A मस्ट बी नॉट इक्वल टू B एंड C मस्ट बी नॉट इक्वल टू D। यही कंडीशन फॉर GI होता है, A शुड नॉट इक्वल टू B एंड C शुड नॉट इक्वल टू D। तो अब इसमें देख लेते हैं कौन सा वाला होगा GI करेगा। पहला वाला बना के देखते हैं। तो
ये अपन के पास डबल बॉन्ड है, जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसको ओपन करके थोड़ा लिखो, CD बनाएंगे। तो ये मान लो अपने पास ये डबल बॉन्ड है, इसके रिस्पेक्ट में देखो ये हो गया, सपोज कर लो A, ये हो गया B, ये पूरा हो गया C, ये हो गया D। तो यस A नॉट इक्वल टू B है, C नॉट इक्वल टू D है, तो GI करेगा, बात ख़त्म। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया खत्म। ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिटेड, हाँ करेक्ट हो गया, कुछ ज़्यादा दिमाग पे लोड ही नहीं देना था। अब ये वाला देखना है, तो इसमें अगर क्या बोला है DL नेमिंग करना है, ठीक है कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो जब भी आप DL नेमिंग बताते हो आप रेफरेंस किसको मानते हो, जो CH2OH है जो रिड्यूस फॉर्म होता है, हमेशा हम उसी को रेफरेंस मान के देखते हैं। OH H और यहाँ पे H है और यहाँ पे OH है। तो आप देखो ये रिड्यूस फॉर्म है। अब इसके बगल वाला OH कहाँ पे दिख रहा है, इसके बगल वाला OH बेसिकली इसको हम ये हमेशा इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये नीचे होता है, और अगर ये नीचे होता है तो OH राइट है तो उसको हम D बोलते हैं, लेफ्ट है तो उसको L बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये उलट दिया गया है, तो यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, राइट है, राइट को हम D बोलते हैं, लेकिन D ना बोल के क्या बोल देंगे, L बोल देंगे, तो ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक है ऐसा। और हमारे पास नेक्स्ट वाला कौन सा था, L, ये हो गया। B वाला वैसे इसको उल्टा कर देंगे। अब इसको हम क्या बोल देंगे, ये लेफ्ट है, L ना बोल के उसको हम क्या बोल देंगे, D बोल देंगे। ठीक है, अब ये थर्ड वाला आपको दिक्कत कर सकता है, तो थर्ड वाला हम बता देते हैं। तो देखो ये थर्ड वाले में आपको कैसे सोचना है, सबसे पहले इसका रियल हमेशा CH2OH को या तो ऊपर ले आना है या नीचे ले आना है। तो अब इसको हम सबसे पहले तो ऊपर ना ऊपर है ना नीचे है वो, तो उसको हम सबसे पहले इवेंट चेंज करके एक अपने लोकेशन पे ले आते हैं। इवेंट चेंज मतलब इवेंट चेंज करने पे मॉलिक्यूल वही रहता है, तो इसको हम इधर ले आएंगे, इसको इधर, तो 2 बार चेंज हुआ, 1 2, तो जो मॉलिक्यूल रहेगा ये था वही बनेगा रिजल्टिंग मॉलिक्यूल। बस हम उसको नीचे ले आना चाहते थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया CH2OH और H इधर हो जाएगा, OH इधर आ गया, 2 बार चेंज किए हैं बस। अब यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में OH लेफ्ट साइड है तो उसको L बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है, तो ये रहा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमेशा याद रख लेना, जो इवन क्यूमिलीन होता है मतलब डबल बॉन्ड लगातार आ जाए, इवन क्यूमिलीन कभी GI शो नहीं करता। जो ऑड क्यूमिलीन होता है वो शो करता है भाई, कंडीशन ये होनी चाहिए वही एल्कीन, मतलब जैसे मान लो हमने ये बनाया, ऑड क्यूमिलीन करता है A शुड नॉट इक्वल टू B, C शुड नॉट इक्वल टू D। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे Cl है, H है। अब डबल बॉन्ड रिंग कुछ भी आ सकता है, लगातार अगर मैनर में है तो वो क्यूमिलीन में ही कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे देखो कितने, 1 2 3, ये क्या है, ऑड है, और ऑड है तो इसे मान लो A, ये है B, ये है C, ये है D। A शुड नॉट इक्वल टू B, C शुड नॉट इक्वल टू D, तो यस ये GI शो करेगा। अगर इवन होता तो आप आंख बंद करके बोल देते नहीं करेगा, तो बस इसमें आपका ये करेगा। और तो ये 2 डबल बॉन्ड है तो कभी नहीं करेगा। और इसमें क्या हो जाएगा, ये ऑड 1 2 3, तो ये वाला भी करेगा। ठीक है, A B C D, और 1 2 3 ये वाला क्या है, विच विल नॉट शो GI। अच्छा, विच विल नॉट शो GI, तो ये भी तो करेगा। नॉट शो कौन सा करेगा भाई, 1 कर दिया, 2 कर दिया, ये वाला तो कभी नहीं करेगा, इवन वाला। ऑप्शन नंबर सेकेंड, ये GI शो नहीं करेगा, बाकी सब करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको कंक्लूजन बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर। ठीक है, तो ये मैंने पूरा लिख दिया। देखो अगर सिमेट्रिकल होता है कोई चीज़, ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इतना होता है। EN ऑड लिए लेंगे हम यहाँ पे, याद रखना EN कौन सा किस लिए, ऑड लिए हैं। ठीक है, और अगर मान लो ऑप्टिकल इनएक्टिव आइसोमर पूछता है तो ये होता है, इनएक्टिव को ही मेजो बोलते हैं क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। ऑप्टिकल एक्टिव, ये पूरा फॉर्मूला आप देख लेना। तो ये कंपाउंड गिवन था, ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 कायरल सेंटर है और ये अनसिमेट्रिकल है, तो 2 to the power 3 इतना हो जाएगा। और ऑप्टिकल एक्टिव अनसिमेट्रिकल है, ऑप्टिकल एक्टिव पूछा है तो ऑप्टिकल एक्टिव 2 to the power n हो जाएगा। ठीक, अनसिमेट्रिकल का तो अलग ही है, वही सिंपल सी बात है, 2 to the power n ही जो ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये वाले सिमेट्रिकल का हमने लिख दिया है, अनसिमेट्रिकल का जो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। चलो आगे देखते हैं। ये वाला देखो, एक तो होता है गॉज फॉर्म,
गॉच में क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। देखो गॉच क्या होता है, क्या बोला है, फ्लोरोइथेनॉल। तो फ्लोरोइथेनॉल आपको ये जब आइसोमेरिज्म में पढ़ाया जाता है तो वहाँ पे बताया जाता है। आप पहली बार इसको अटेम्प्ट करोगे तो समझ नहीं आएगा, आपको पता होना चाहिए। गॉच फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, बाकी आप हाइड्रोजन लगा लो इधर। तो वैसे तो गॉच फॉर्म अनस्टेबल होता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है जिसके कारण स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो कभी ऐसा है तो आपको गॉच फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर एंटी फिर इक्लिप्स्ड। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर मान लो है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। तो कोई मॉलिक्यूल दिख रहा है जहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री, हाँ साफ साफ दिख रहा है, ये लास्ट वाला देखो, इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये है और ये है। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये देखो ऐसे कट करो, POS दिख गया और POS है, तो इसमें डेफिनेटली ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, बात खत्म। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ कायरल। तो देखो एक तरीका याद रख लो, हमारा तरीका है P absent NCO। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो ये अंडरस्टूड समझना कि सेंटर ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट है, तो मॉलिक्यूल नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, कायरल मॉलिक्यूल होगा। कायरल सेंटर कायरल मॉलिक्यूल में डिफरेंस होता है, ठीक है। कायरल सेंटर मतलब 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, मॉलिक्यूल मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होना चाहिए, और ऑप्टिकल एक्टिव होगा। अगर मान लो ये ऐसा नहीं होता तो जस्ट उल्टा कर देना, सुपर इम्पोजिबल ए कायरल और ऑप्टिकल इनएक्टिव, ठीक है। तो अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको चेक करना था और बात हो कायरल पूछा था, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं भी दिख रहा, हाँ इसमें POS है ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये क्या हो जाएगा, ए कायरल हो जाएगा, ये ए कायरल हो जाएगा। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं दिख रही नहीं, ना प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है, दोनों ऑब्सेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। इसमें हाँ ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें भी नहीं है, तो ये भी कायरल हो जाएगा। और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, सेंटर ऑफ, देखो ऐसे कट कर दो COS, अगर दोनों में से एक भी है COS है POS, तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाता है, ए कायरल हो जाता है, तो ये भी ए कायरल हो जाएगा। तो पूछा है कायरल, तो कायरल मेरे ख्याल से 2nd और 3rd होना चाहिए, तो 2nd और 3rd ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रख लेना, हमेशा याद रख लो। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, किसी सेंट्रल पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में चलो, यहाँ पे मान लो मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल, तो सेम ग्रुप आना चाहिए। अब ये मिथाइल मतलब ये ऐसा एज्यूम करो, आप नोटबुक लियो, ये ऊपर है और ये नीचे है, तो इस सेंटर से अपोजिट चलोगे, ऊपर गए नीचे गए, सेम ग्रुप मिल रहा है ना, तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री तो साफ साफ दिख जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंपाउंड आर फंक्शनल आइसोमर। तो इसमें पहला वाला, ये तो दोनों एस्टर हैं, ये तो नहीं होगा, डिफरेंट, ये वाला एस्टर है और ये वाला क्या है, अल्फ़ा मेथॉक्सी कीटोन है, ये अल्फ़ा मेथॉक्सी कीटोन है ना, कीटोन है, तो ये फंक्शनल आइसोमर होंगे, इसमें सोचना नहीं था, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2nd। नेक्स्ट है कि करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, तो देख लेते हैं। तो ये भी देखो, ये कहाँ पे लगा है, मेटा पे लगा हुआ है एक रेस्पेक्ट में OH के, और यहाँ पर ये कौन सा है, देखो ये अलग ग्रुप होता है, इसको यहाँ पे फिनोलिक ग्रुप बोलेंगे, इसकी कोई डिग्री नहीं होती, जबकि यहाँ पे आप इसका देखोगे तो डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो ये डेफिनेटली अलग अलग फंक्शनल ग्रुप में काउंट किए जाएंगे। ये देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। और 3rd वाला ये तो अपने पास ईथर गिवन है, तो तीनों अलग अलग कंसीडर होंगे भाई, तो 1st 2nd क्या हो जाएगा, 1st 2nd 3rd फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे गलतियाँ हो सकती हैं, क्योंकि आपको बोलोगे सर सेम फंक्शनल ग्रुप है, नहीं, इसका कोई डिग्री नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अब इन सभी में आपको RAS नेमिंग आना चाहिए, और RAS नेमिंग भाई वो ट्रिक वाला भी नहीं लगेगा, आपको निकालना है हर कायरल सेंटर पे। तो यहाँ पे हम अगर निकालते हैं तो हम निकाल लेते हैं 2 ऐसा नंबरिंग कर लो IPC के अकॉर्डिंग, 1 2 3 4 2S आ जाएगा, और यहाँ पे हम करते हैं तो 3R हो जाएगा, और यहाँ पे करते हैं तो ये 2R हो जाएगा, और यहाँ पे करते हैं तो 3S हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे, आप भी खुद से करना, ठीक है, 2R और 3R,
अभी आपके पास टाइम नहीं है तो इसलिए मैंने कर दिया। अगर आपको आता है तो आप समझ जाओगे, नहीं आता है तो फिर आपको मैं बता दूंगा अलग से भी। तो ऑप्शन नंबर इनाइंशोमर क्या होते हैं? इनाइंशोमर जो होते हैं वो आपस में मिरर इमेज तो होते हैं। इनाइंशोमर ऐसे कंपाउंड होते हैं जो मिरर इमेज हो, लेकिन कैसे मिरर इमेज हो? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो। तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे देखोगे P और Q को, देखो P और Q को, ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ का S का R हो रहा है। P और Q में देखो, इधर 2S है, उधर 2R है, और इधर 3R है, इधर 3S है। तो डेफिनेटली ये मिरर इमेज है। और भाई इसको उठा के इसके ऊपर रखो तो क्या ये सेम मॉलिक्यूल मिल रहा है क्या? नहीं, ये देखो अलग है, ये अलग है, तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल भी है। तो यस, हमारे पास ऑप्शन, सॉरी मैं क्या बोल, तो ये इनाइंशोमर हो जाएंगे। ठीक है, ये इनाइंशोमर हो जाएंगे, बात ख़त्म, कुछ भी नहीं सोचना था। ये वाला देखते हैं, इसमें क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑप्टिकल इनएक्टिव, मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होना चाहिए? होना चाहिए दोनों में से एक। तो यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, ऑड 1 2 3 4, ऑड वाला है, ऑड नहीं है, इवन है। और इवन होता है तो इसको आप अगर यहाँ पे कट भी करोगे ना तो देखो ये अलग अलग आ रहे हैं, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये तो ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। समझ रहे हो आप इसको इवन में क्या होता है लफड़ा। मान लो यहाँ पे हमने, समझा ही देता हूँ, देखो मान लो हमने ये लिया है, हमने 2 का ही लिया, यहाँ पे H है और यहाँ पे Cl है, और यहाँ पे मान लो Cl है, यहाँ पे Cl है। तो जो ये लाइन पे होते हैं उसको ऐसे सर्कल बना लिया करो, उसको ऐसे कट किया करो, उसमें हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री। जो वेज डैश पे होते हैं उसको ऐसे कट करो। ये H है, ये Cl है, तो ये आपस में मिरर इमेज है नहीं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? एब्सेंट होता है, और ये ऑप्टिकल एक्टिव कहे जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे सेम चीज़ था, तो कुछ नहीं पर गिवन था आपको, तो आप एक को डैश को मान लो, एक के वेज पे, फिर भी आप कट करो, इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन इसको कट करो तो ये अलग अलग आ रहा है, तो इसलिए प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, ऑप्टिकल एक्टिव है। अब यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है, ये रिंग है तो क्या हुआ, 1 2 इवन ही, उसको डबल बॉन्ड ही कंसीडर करो, कोई दिक्कत नहीं। और ये अलग अलग हैं तो ये भी ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये कायरल है, एक कायरल सेंटर है तो डेफिनेटली ऑप्टिकल एक्टिव होगा। एक ही ऑप्शन बच जाता है, इनएक्टिव हो जाएगा। ऑड डबल बॉन्ड हमेशा इनएक्टिव होंगे, याद रख लेना। ऑड डबल बॉन्ड है तो ऑलवेज ऑप्टिकल इनएक्टिव, बात ख़त्म, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं द पॉसिबल नंबर ऑफ अल्काइन। कौन सा C5H8 अल्काइन बोल दिया है, तो कितने अल्काइन पॉसिबल है आप बना लो। पहली ये पॉसिबिलिटी है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, 5 कार्बन है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है अपने पास ये, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल। तो इसके भाई 2 ही पॉसिबल है, हर एक GI की, मतलब एक सिस फॉर्म होता है, एक ट्रांस, तो इसका एक सिस होगा और एक ट्रांस, एक सिस बनेगा और एक ट्रांस बनेगा, बात ख़त्म। ठीक है, और साइक्लोएल्केन है, साइक्लोएल्केन अप टू 7 कार्बन कभी भी GI शो नहीं करता है, तो ये इसके कारण ही करेगा, तो ये 6 करेगा और एक ट्रांस करेगा, 2 आएगा। ठीक है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसका काउंट कर लेते हैं। तो ये कैसा दिख रहा है? सिमेट्रिकल दिख रहा है। एक्चुअल में 2 कायरल सेंटर है यहाँ पे, n बराबर 2 कायरल सेंटर है, और ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो और n क्या है? 2 है, जो कि इवन है, तो डेफिनेटली p की वैल्यू n/2 हो जाएगी, और वो हो जाएगा 1। तो सिमेट्रिकल के लिए जो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर जो होते हैं वो क्या हो जाएगा? 2n-1 प्लस 2n/2 -1। तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 यहाँ पे n की वैल्यू कितना आया? सॉरी, n की वैल्यू है 2/2 -1, डायरेक्ट आप रख लो, चाहे यही हम p-1 करके रख लो, आंसर 3 आ जाना है, कुछ सोचना ही नहीं था, है ना। चाहे आप यहाँ पे p-1 कर लो तो भी बात वही होती। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल रहा, इसमें क्या पूछा था? हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर आर पॉसिबल। और जब आपके पास स्टीरियो आइसोमर पूछता है, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल हो गया, तब तो मतलब बनी बनाई खिचड़ी है, खा लो। मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल ही है, एक ज्योमेट्रिकल सेंटर है और एक कायरल सेंटर है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, और आप स्टीरियो आइसोमर यहाँ पे निकाल लो 2^2, तब तो कुछ लफड़ा ही नहीं है। 4 सिमेट्रिकल के केस में लफड़ा होता है। तो आई होप आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड बढ़िया क्वेश्चन है, आप इनको एटलीस्ट याद रखो,
ठीक है। और कुछ भी डाउट रहा हो तो आप आइसोमेरिज्म मेरा देख लो, कभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।